हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एनसीईआरटी आधारित जो हमारे एक्सप्लेनेशन के साथ में एसएसटी सामाजिक विज्ञान हम लोग करने वाले, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एसएसटी पेडागोजी, इन सभी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज भी है। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल जो है फ्रेंड्स एक चीज लेकर आया है आप सभी के लिए। हर एक बच्चा जो यहाँ पर मैं देख रहा है ना, उसके लिए आप लोगों को जो है ना, ये सीटेट में नहीं बल्कि आप लोगों की आने वाली जो एग्जाम्स है उसके अंदर में भी आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों को उसकी अनाउंसमेंट करता हूँ और कैसे आप लोग उसके अंदर में जो है फ्रेंड जुड़ सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। जितने भी बच्चों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है, सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो समर्पित, क्योंकि आप लोगों के वजह से ही हम जो है इतने एनर्जी के साथ में पूरी की पूरी जो टीम है वो मेहनत कर पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का दिल से। हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेयर कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है, वेयर इज द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे गहरी खान कहां पर में है, और एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना है आप लोगों ने। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना है आप सभी लोगों ने। तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, तो डीपेस्ट माइन जो है वो कहां पर में मिलेंगे आप लोगों को, ये मिलेंगी दक्षिण अफ्रीका के अंदर में। देखिए कैसे ये एनसीईआरटी, क्या आप जानते, डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है। टीचिंग परीक्षा ने आपको सारे डू यू नोस अवेलेबल करवा के दिए हुए हैं। विश्व की सबसे गहरी खान जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है एज पर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार ही आंसर करेंगे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के अंदर में इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर की है, लेकिन तेल, ठीक है, पहले इसको खोदा गया, फिर और तेल की खोज में इसको और गहरा कर दिया गया तो 6 किलोमीटर की हो गई है। ठीक है, गहरी तो लगभग 6 किलोमीटर गहरी अब ये खान हो चुकी है। वैसे इससे ज्यादा गहरी खाने भी अब बन चुकी है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है पहले हम लोगों को उसको वो करना है। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, क्या आप लोग जो है पृथ्वी ऐसा खोदते खोदते पृथ्वी के सेंटर तक जा सकते हो? बताइए जल्दी से। इसके अंदर में ही वो बात छुपी हुई है, ये जो आप लोगों का पॉइंट दिया उसी के अंदर में। यहाँ पर में देखिए, आप लोग पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि लगभग असंभव है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक आप लोग जो है कब पहुंचोगे? ठीक है, जब आप लोग समुद्र की सतह, देखो पृथ्वी की ये हमारे, अभी हम लोग समुद्र की सतह पर नहीं है, अभी हम लोग जो है वो महाद्वीप की सतह पर है। समुद्र की सतह मतलब समुद्र के नीचे से, यहां से और 6,000 किलोमीटर आपको खोदना पड़ेगा लगभग, तब जाओगे। और अभी हम लोग कितना खोद पाए? 6 किलोमीटर। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग पहुंच पाएंगे पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के केंद्र तक? नहीं। पहली बात तो भाई इतना गर्म में कौन जाएगा भाई, ठीक है, भुट्टा बन जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। तो सबसे गहरी खान जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर में लगभग जो है वो 6 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर उसको खोदा गया था, लेकिन तेल की खोज में, तेल की तलाश में 2 किलोमीटर और खोद दिया गया, तो 4 + 2 6 हो गया दक्षिण अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र तल से कितना गहरा खोदना पड़ेगा? जल्दी से कमेंट में आंसर करो, हर एक बच्चा एनर्जेटिक होना चाहिए यहाँ पर में। ये लगनी चाहिए क्लास की, ये सिलेक्शन वाले बच्चे, ये जो है मेहनती बच्चे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट में बताते जाइए यहाँ से देखकर कि अगर पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचना है तो समुद्र की सतह से कितना किलोमीटर खोदना पड़ेगा। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और जो बच्चा पूरा देखेगा सेशन लाइव उसके लिए टेस्ट भी है। देखिए, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष एक कानून पारित किया गया था? ये एनसीईआरटी का 8वीं कक्षा में हिस्ट्री में दिया गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म जो है उसमें परिवर्तन को आसान बनाने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया था भारत के अंदर में। ठीक है, तो वो कानून कब पास किया गया था ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? परिवर्तन लाए गए, ठीक है, सुधारवादी कदम उठाए गए। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, ठीक है, और कुछ जो है उन्होंने भारत के भलाई के लिए कुछ काम किया, लेकिन उस समय के लोगों को वो पसंद नहीं आया। जैसे सती प्रथा वाली बात, अच्छी चीज है कि उन्होंने जो है सती प्रथा को स्टॉप किया। ठीक है, सती प्रथा के ऊपर में पाबंदी कौन से साल में लगाई गई थी? ईयर बताएंगे आप लोग यहाँ पर में जल्दी से। ठीक है, 18 कितना था ये? जल्दी आप लोग बताइए। दो आप लोगों को लिखने हैं, जल्दी से, हर एक बच्चा जल्दी से लिख देगा यहाँ पर में। ठीक है, 1829 लिखते जा रहे हैं आप लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने 1835 के अंदर में उन्होंने बढ़ावा दिया। उसके बाद में 1830 में क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, क्रिश्चियन जो मिशनरीज है उनको अलाउ कर दिया कि वो खुलकर जो है क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और उसके लिए अगर उनको जरूरत पड़े, ठीक है, अगर उनको जरूरत पड़े तो वो प्रॉपर्टी या लैंड जो है उसको खरीद सकते हैं भारत के अंदर में, उनको अलाउ कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो हुई थी 1850 के अंदर में। 1850 में कानून आया जिसमें बोला गया कि अगर कोई इंडियन ईसाई धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसका अपने पूर्वजों की संपत्ति पर पूरा अधिकार रहेगा। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। ठीक है,
हमारा एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, उससे। देखिए ये है हमारा राजू, ठीक है, ये राजू है। राजू के दो बच्चे हैं, एक का नाम है, ठीक है, काजू, ठीक है, एक का नाम है काजू, एक का नाम है बादाम, ठीक है, काजू और एक बादाम। अब जो काजू है ना, ये जो हमारा काजू है, ये क्या किया, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गया। अब राजू को आया गुस्सा, गुस्सा वाले इमोजी कैसे बनाते हैं यार, गुस्सा, गुस्सा आया काजू को, ठीक है। काजू ने क्या किया, राजू ने क्या किया, काजू को लात मार के अपनी संपत्ति से बाहर निकाल दिया, बोला कि तू हम धर्म भ्रष्ट हो गया तेरा, तूने दूसरा धर्म अपना लिया, तेरे को बाहर भगा देते। उसको बाहर भगा दिया। तो अब क्या हुआ, 1850 के बाद से 1850 में यह अलाउ कर दिया गया कि अगर काजू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो राजू उसको अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। ये नहीं बोलेगा कि मेरी सारी संपत्ति बादाम को मिल जाएंगी करके। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि 1850 में ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होगा तो उसको अपने पैतृक संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होगा, उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना आसान हो गया। पहले काजू डर रहा था, अरे बाबा कन्वर्ट हो कि नहीं हो, नहीं तो पिताजी का जो 200 गज का प्लॉट है, ठीक है, और जो 2 एकड़ जमीन है खेती, वो पूरे की पूरी बादाम ले लेगा, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो डरता था, नहीं होता था कन्वर्ट। लेकिन अब आसान हो गया भाई, ठीक है कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, संपत्ति से कोई बेदखल थोड़ी कर सकता है। अब समझ में आ गया सर, चलो दीक्षा यादव जी बोल रहे हैं अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाता रहूंगा। आप लोगों का बस यहाँ पर मैं मुझे चाहिए कि आप लोग हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर दे, सेशन को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर में मैं कर रहा हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी चीज या समूह को किनारे पर धकेल दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको पहाड़ पर लेकर गए और धक्का दे दिया, जा धप्पा करके उसको धकेल दिया, नहीं। किनारे पर धकेल देने का मतलब है कि उनको कम महत्व दिया जाता है, ठीक है, उनको पुश कर दिया जाता है एच के ऊपर में, उनको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनकी जरूरतों का कम ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो धक्का दे दिया मतलब ऐसा नहीं कि किनारे पे आपने बिल्डिंग पे से ले जाके धक्का दे दिया उसको। इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, मार्जिनलाइजेशन। जैसे देखिए ये ग्रुप है, ग्रुप में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपने तरह की भाषा बोलने वाले लोगों को ही अपने साथ में रख रहे हो, उन्हीं को घर दे रहे हो, उन्हीं के ऊपर में सारी फैसिलिटीज दे रहे हो। लेकिन कुछ लोगों को आपने बाहर रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है मतलब उनको अलग थलग रखा है, उनसे कोई लेन देन नहीं रखते। इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण। हाशियाकरण के ऊपर में जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जो है बल दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर में, और इस पर पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं हाशियाकरण वाले जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे अब तक के 13 साल के इतिहास के अंदर में सीटेट के जितने भी हाशियाकरण, जहां हाशियाकरण आएगा वो हर क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। मेरे को हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, बाद में भी देख रहे होंगे जितने भी लोग, वो हर कोई बच्चा जो है मुझे हाथ ऊपर करके बता देगा और बोल देगा कि सर करवा दीजिए, मैं एक पूरा का पूरा सेशन आपके लिए लगा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हाशियाकरण, हाशियाकरण का मतलब आपको समझ गया, किसी को अलग थलग कर देना, ठीक है, अलग थलग कर देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हिंदी भाषा की कोई एक मतलब एक स्कूल है जहां हिंदी भाषी लोग हैं, और कोई वहां पर में आकर कोई तमिल भाषा का कोई बच्चा वहां पढ़ने लगा, उसको आपने अलग थलग कर दिया, कोई उससे बात नहीं कर रहा, टीचर भी उस पर ध्यान नहीं दे रही, तो उस बच्चे का आपने हाशियाकरण कर दिया, मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन अच्छी चीज होती है क्या या बुरी चीज होती है, जल्दी बताओ, आप लोग बताओ, आप समझदार बच्चे हो। हाशियाकरण अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है। हाशियाकरण जिसके साथ में हुआ है वो पावरफुल महसूस करेगा या बेचारा कमजोर महसूस करेगा, बताइए जल्दी से। जिस व्यक्ति के साथ में हाशियाकरण हुआ है वो कमजोर महसूस करेगा अपने आप को, वो सोचेगा कि यार मेरे साथ में ये क्या हो गया, बुरी चीज है, बिल्कुल ठीक है। तो हाशियाकरण जो है फ्रेंड्स, करने वाले व्यक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, उसकी डिजायर का ख्याल नहीं रखा जाता, इग्नोर किया जाता, उसकी इच्छाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, ठीक है। हाशियाकरण किस आधार पर हो सकता है, एक एक करके चलो आप लोग मुझे बताते जाओ, ठीक है, यहां से पढ़ो और आप लोग मुझे सिखाओ। देखो, एक है, अगर अलग भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसका हाशियाकरण हो सकता है। कोई अलग रीति रिवाज फॉलो करता है तो उसका हाशियाकरण आप लोगों ने कर दिया। हो सकता है दूसरे धर्म का है, आपके धर्म का नहीं है, उसलिए कर दिया आप लोगों ने। कोई गरीब है, उसके कारण भी कई बार हाशियाकरण होता है कि कोई बच्चे आजकल आरटी, आपको पता है ना, ई के तहत गरीब बच्चों का भी स्कूल में एडमिशन होता है। कितने लोगों को पता है ये बात, है ना, 25%। लेकिन उसमें कई सारे लोग बच्चों के साथ में हाशियाकरण की घटनाएं भी आती है कि यार वो जो बाकी के बच्चे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा बहुत ज्यादा होता था, अभी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए कि ऐसे स्कूलों को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए करके, है ना। कितने लोगों को पता है कि इस तरीके की घटनाएं घटती है, ठीक है। गरीब लोग बच्चों के साथ में उधर में भाई उनका अलग थलग रखा जाता है, उनको अलग बिठाया जाता है, अलग क्लास बना दी जाती है, कई बार अलग सेक्शन बनाने की घटनाएं आई कि ऐसे बच्चों के लिए अलग ही सेक्शन बना दिया जाए, ठीक है, जाति के आधार पर हो सकता है, बिल्कुल ओके।
तो ये सारी चीजों के आधार पर हाशियाकरण हो सकता है। अब चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स हर कोई बच्चा जल्दी से, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए भारत के अंदर में 2005 में, अब देखो ये ईयर जो मैं बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना क्योंकि अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कब बनी थी। तो भारत में 2005 में जो मुस्लिम समुदाय है उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, सोशल उनका स्टेटस क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है, शैक्षणिक स्थिति कितने पढ़े लिखे लोग है उसके अंदर में, कितने तक पढ़ रहे लोग, वहां सारी चीजों को जांचने के लिए, ठीक है, राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किया गया था, आर सच्चर कमेटी। 57% लोगों ने आंसर दिया केवल, जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर में ज्यादा लोगों ने आंसर करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ज्यादा लोगों ने आंसर करना है क्योंकि आप लोग सीख गए हो। राजेंद्र सच्चर कमेटी याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेंगी चीजें, राजेंद्र सच्चर कमेटी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में, राजेंद्र सच्चर जी इनका निधन हो गया कुछ समय पहले, ठीक है, इनकी कमेटी बनी थी 2005 में, ये याद रखना है आप लोगों ने, मैं लास्ट में पूछूंगा कब बनी थी ये संस्था, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में बनाया गया था, हाई लेवल कमेटी थी। उन्होंने पाया, क्या पाया उन्होंने, कि मुस्लिम समाज में, ये एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, 6 से 14 साल के उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। मतलब कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, 25% बच्चे स्कूल ही नहीं गए, ठीक है। तो ये डेटा सामने आया, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि सच्चर कमेटी के अनुसार कितने परसेंट बच्चे जो है 6 से 14 साल के, कितने परसेंट बच्चे कभी स्कूल गए नहीं है, स्कूल छोड़ दिया, ये नंबर आपसे पूछा जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 25% बच्चे नहीं गए। अच्छा, कितने प्रतिशत बच्चे जो है मदरसों में पढ़ते हैं एज पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के आधार पर ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, कितने प्रतिशत बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। मदरसा मतलब क्या होता है, मुस्लिम लोगों के लिए जो धार्मिक शिक्षा का जो केंद्र होता है वहां पर में। तो पहले ऐसा माना जाता था इस कमेटी के पहले कि बहुत सारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसमें यह पता चला कि केवल 4% बच्चे जो है मुस्लिम बच्चे वो मदरसों में पढ़ते हैं, ठीक है। 66% बच्चे सरकारी स्कूल में और 30% बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनमें से, ठीक है, वो निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4% मदरसों के अंदर में, 66% सरकारी स्कूल में और केवल 30% बच्चे जो है निजी स्कूल में पढ़ते हैं। ये डेटा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से सामने आया। ये क्वेश्चन आप लोगों का मल्टीपल एमसीक्यू बनाकर भी दिया जा सकता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके ऊपर में क्वेश्चन तुरंत बना दिया जाए। कर लू आप लोगों की टेस्टिंग यही की यही, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन बना देते हैं इसके ऊपर में टीम प्लीज। चलिए, ऋतु प्रवास, ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है, इसके ऊपर में आंसर करिए आप सभी के सभी लोग। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, 500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार दबा के हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकते हो, हर, ठीक है, ग्रुप, हर टेलीग्राम के अंदर में आपको शेयर कर देना है। आप एग्जांपल बहुत अच्छे देते हो सर, चलो थैंक यू वेरी मच सोना मेहंदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका समझाने का तरीका बहुत, थैंक यू राजकिशोर दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्यारे से कमेंट के लिए जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या है, ऋतु प्रवास, देखो ऋतु प्रवास इंग्लिश में हो सकता है कई सारे लोगों को थोड़ा सा समझ में आने में समय लगे, लेकिन हिंदी में तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऋतु, ऋतु का मतलब होता है सीजन, एक सीजन में यहाँ, दूसरे सीजन में यहाँ, तीसरे सीजन में यहाँ, मतलब सीजन टू सीजन आपका जो है आप प्रवास कर रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह जा रहे हो। अब अलग अलग सीजन में आप अलग अलग जगह जा रहे हो, तो क्या अकेले जा रहे हो या किसी को लेकर जा रहे हो, मतलब किसी को लेकर मतलब अपनी निब्बी को लेकर नहीं, ठीक है, या अपने परिवार को लेकर नहीं, किसको लेकर जा रहे हो। तो सीजनल जो मूवमेंट है आप लोगों का, मतलब सीजन से सीजन, ठीक है, सीजन टू सीजन, ऋतुवत, अलग अलग सीजन में अपने पशुधन के साथ में, पशुधन मतलब अपने गाय भैंस बकरी जो भी आपके पास में, उन सबको लेकर नए चारागाहों की तलाश में, क्योंकि एक सीजन में हो सकता है यहाँ के सारे जो है वो हरियाली खत्म हो गई, दूसरे जगह पे मिल रही है हरियाली, तो उधर चले जाएंगे, फिर तीसरे सीजन में कहीं और चले जाएंगे। तो अलग अलग सीजन में अपने पशुधन को साथ में लेकर नए चारागाहों की तलाश में, ठीक है, नए पेस्चर्स की तलाश के अंदर में आप दूसरी जगह चले जाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, अपने दिल से पूछ के बताओ आप लोग सभी लोग, ठीक है, हाँ मतलब लिटरली पूछ भी सकते हो, दिल तो बता कि ये जो ट्रांस ह्यूमंस वाले लोग हैं ये जाते होंगे तो कैसे जाते होंगे, पैदल पैदल जाते होंगे, गाड़ी घोड़ा करके जाते होंगे, या एरोप्लेन से जाते होंगे, नाव से, या टाइटैनिक करते होंगे, ये लोग कैसे जाते होंगे, मतलब क्या बहुत एडवांस वाले उन लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते होंगे क्या? आपका दिल क्या कह रहा है? सर दिल कुछ कह ही नहीं रहा, बोलेंगे सर पता ही नहीं उसको, ठीक है। अरे भाई, जब ये लोग जा रहे, गरीब है बेचारे, अपना पशुधन लेकर जा रहे हैं, अपने गाय भैंस बकरी को लेकर जा रहे हैं, तो पैदल पैदल जाएंगे, है ना, पैदल 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 जाएंगे।
तो ये एनसीईआरटी के अंदर में भी आप लोगों का दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ट्रांस ह्यूमंस के अंदर में, ठीक है, पास्चर्स को लेकर इधर उधर घूमते हैं, लेकिन पैदल पैदल, बहुत ही मामूली से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का इस्तेमाल टूटे फूटे रोड को वगैरह के तहत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये 8th स्टैंडर्ड के अंदर में। तो जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, सिंपल, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं देखिए संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। संसाधन मतलब क्या होता है? रिसोर्सेस जो आपके पास में मौजूद है, जिससे आप कुछ ना कुछ काम लेते हो। कोई वस्तु जो आपके काम आती है वो आपके लिए रिसोर्स है। हर वह चीज जो आपके काम आती है वो रिसोर्स है। तो संसाधन का इस तरह से उपयोग करना, ठीक है, और उन्हें नवीकरण होने के लिए समय देना। मतलब अगर वो खत्म होने की कगार पर आ गए तो थोड़ा समय रुक जाओ, ताकि वो फिर से अपनी पहली वाली क्वांटिटी में आ जाए। उसको क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी के आधार पर हम लोग आंसर करेंगे फ्रेंड्स। ये कई सारे बच्चे इसका गलत आंसर करते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिखाता हूँ इसको, ठीक है। देखो, एक होता है रिसोर्सों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना। उसको बोलते हैं आप लोग सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाते हो, मतलब पेट्रोल है, अब वो इतना जल्दी नवीकरण नहीं हो पाएगा, रिन्यू नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा यूज कर रहे हो, थोड़ा बचा दे रहे हो, ठीक है, ताकि आने वाली जनरेशन यूज कर सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। लेकिन जब संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाता है ताकि उसको नवीकरण होने में समय मिले, मतलब उसको रिन्यू होने में समय मिले, मतलब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, उसको बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। देखो दोनों में फर्क क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाते हो। अगर फ्यूचर शब्द आ जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगर आप बचा रहे हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आप लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप रिन्यू होने के लिए समय दे रहे हो, ये कीवर्ड्स याद रखिए आप लोग, रिन्यू होने के लिए समय दे रहे हो, नवीकरण होने के लिए समय दे रहे हो, तो उसको जो है आप लोग क्या कहते हो? संसाधन का संरक्षण कहते हो। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी जुड़ गए। जी हाँ, ये बीपीएससी 4.0 के अंदर में भी आने की संभावना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षक नहीं, आप एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच प्रियंका वर्षने जी, आपके प्यारे से कमेंट के लिए जी। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली घोषणा कर रहा हूं। क्या आप लोग 1 मिनट के लिए सुन सकते हो? आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है इस चीज से, आप लोगों का, ठीक है। ये पहले मैं एग्जाम ये दे देता हूं आपको। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ये 3 चीजें जिससे रिसोर्स कंजर्वेशन आप कर सकते हो। कम करो, रिसाइकल करो, ठीक है, रीयूज करो, वापस से यूज करो उसको, और कम यूज करो, ठीक है। ये 3 R जो है आप लोगों का रिसोर्स कंजर्वेशन में मदद कर सकती है, ये 3 R, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को, क्योंकि इसी पर आधारित एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग पहले ये सुनिए, फिर उसके बाद में इसका आंसर करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। मैं टीम से चाहूंगा कि हमारी पीआर टीम जो है वो प्लीज, पीसीआर टीम एक बार स्टूडियो में आ जाइए प्लीज। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर मैं फ्रेंड्स की आप लोगों के लिए क्या घोषणा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज है, ठीक है। नहीं मतलब आप लोग जो है वो चाचा और बुआ नहीं बनने वाले हो अभी फिलहाल के अंदर में, थोड़ा टाइम है उसके लिए, लेकिन मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम है उसके लिए, थोड़ा नहीं, ठीक है। खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए 30 डेज का फ्री क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री फ्री क्रैश कोर्स यूट्यूब के ऊपर में। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या मिलेगा ये सारी की सारी चीजें बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझिए आप लोग। ये 30 डेज के कोर्स में आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। ओके, कंप्लीट सिलेबस, हर चीज की पीडीएफ आपको मिलेंगी, हर इसकी पीडीएफ मिलेंगी, और हर लेक्चर की क्विज भी आप लोगों को मिलेंगी, क्विज भी आप लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को, ठीक है, मेमोरी ट्रिक्स, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इसमें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, यूनिट टेस्ट, ये भी मिलेंगी। 15 दिन, जैसे ही आपके 30 दिन में से 15 दिन हो जाएंगे, 15th डे कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, तो 16वें दिन आप लोगों की एक टेस्ट होंगी, 16th डे पर एक टेस्ट होंगी। और उसके बाद में, ठीक है, 31st, 32nd, 33rd, 34th और 35, ये 5 दिन आप लोगों की मॉक टेस्ट होंगी। मतलब आपको इतना जो है पावरफुल बना दिया जाएगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स बहुत आसानी से अपना पेपर क्लियर कर सके। और ये पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा आप लोगों का, पूरा कंप्लीट सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका, ठीक है। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, ईवीएस, सब कुछ पूरा का पूरा, पेडागोजी से लेकर हर चीज। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, हर एक बच्चा अगर चाहता है कि यार ये चीज जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसके ऊपर में एक और चीज आपके लिए गुड न्यूज, एक और वो गुड न्यूज ये है कि जो बच्चा
140 प्लस लेकर आएगा इसके अंदर में, ठीक है, 140 प्लस लेकर आएगा, उसको जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा के तरफ से एक लैपटॉप भी मिलेगा, लैपटॉप गिफ्ट। जो बच्चा इसके अंदर में पढ़ के, जो इसने जिसने भी वो फॉर्म भरा होगा, नीचे में एक फॉर्म दिया गया है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे भरना है, ठीक है। जिस भी बच्चे ने किया होगा और इसमें 140 प्लस लेकर आता है, ठीक है, फ्री, एक तो पूरा कोर्स आपका एक भी पैसा आपसे ले लीजिए, ठीक है, लैपटॉप भी आपको गिफ्ट में मिलेगा। लेकिन उस बच्चे का हम ट्रैक करेंगे कि क्या उसने पूरे 30 दिन क्लास की है यूट्यूब पे, लाइव क्लास, उसने क्या, उसने सारे पीडीएफ पढ़े, उसने क्विज दी है ऐप के ऊपर में, ठीक है, क्या उसने सही से जो है ये 5 दिन हम जो मॉक टेस्ट देंगे वो उसने किया है। अगर बच्चा करेगा तो उसको जो है फ्रेंड्स फ्री लैपटॉप 140 प्लस लेकर आने वाले को। और जो 135 प्लस लेकर आएगा, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है, 130 प्लस जो लेकर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर में उसको भी अलग अलग प्रकार के जो गिफ्ट हैम्पर्स है, गिफ्ट हैम्पर्स वो उसको दिए जाएंगे। ये हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करें। और ये पूरा ट्रैक रहेगा कि कौन बच्चा जो है जिस अच्छे से उसने पढ़ा है, पूरे 30 क्लासेस उसने की है, 5 मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, पीडीएफ उसने अच्छे से पढ़ी है, क्विज उसने दिया है, शॉर्ट नोट्स पढ़े, सब कुछ ये आपको मोटिवेट किया जा रहा है। तो एक बार लाइक कर दो यार सेशन को जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे सभी के सभी लोग। ओके चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब इसका आंसर कीजिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब से शुरू होंगी? 8 तारीख से। 8 तारीख को पहली क्लास है आपकी, परसों से। पहला पहला जो है आपका 30 दिन का स्टार्ट होगा 8 दिसंबर को। तो चैनल को सब्सक्राइब तो अभी के अभी कर लो सभी लोग। 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 8 दिसंबर से। ओके चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। और सभी लोग, जितने भी लोग एक्साइटेड है इस चीज के लिए, वो मुझे कमेंट करके भी बता देंगे, ताकि हमारी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है इसके लिए, वो आप लोगों को और ज्यादा आप लोगों के लिए कर सके। देखिए एक प्रारंभिक विद्यालय है, ठीक है, प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा है, वहां पर में खनिजों के संरक्षण से रिलेटेड बताया जा रहा है, संरक्षण से। तो बताइए इनमें से क्या होगा आंसर? एक पॉइंट था जो एलिमिनेट अगर आप लोगों ने कर दिया तो आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। मैं इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ जल्दी जल्दी से। पहले आप लोग आंसर कर दीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितने % लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे पोल के अंदर में आप सभी के सभी लोग। देखिए रीयूज तो आप लोगों ने करना है, ठीक है, रीयूज आप लोग करोगे, ठीक है, रिन्यू आप लोग करोगे, ठीक है, रीयूज रिन्यू करोगे आप लोग, रिड्यूस करोगे, रिसाइकल करोगे। अब मुझे आप बताइए यहाँ पर में कि रीयूज, रिन्यू, रिड्यूस, रिसाइकल, इनमें से आप लोगों का किस चीज के ऊपर में जो है आप लोगों का क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए? ठीक है, रीयूज, रिन्यू, रिड्यूस, रिसाइकल, जो 3 R है उसके अंदर में आप लोगों को बताना है, मिडिल स्कूल के अंदर में जो पढ़ाते हैं उसके अंदर में, ठीक है, बताइए। हम्म चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसके अंदर में आप लोगों को जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आप लोगों के यहाँ पर में आपका साफ साफ एनसीईआरटी के अंदर में क्या क्या दिया हुआ है? रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, कंजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन की बात हो रही है, जिसके अंदर में आप लोगों को क्या बोला है? रिड्यूस, ठीक है, रिसाइकल एंड रीयूज, ये 3 R दिए गए हैं आपको एज पर एनसीईआरटी। इसी वजह से कई बार हम लोगों को एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो जो है रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, ये 3 दिए गए रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? A, C एंड D। सी इज द करेक्ट आंसर। रिन्यू जो है फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार का तरीका है, लेकिन मिडिल स्टेज के ऊपर में नहीं पढ़ाया जाता, एलिमेंट्री मिडिल स्टेज के अंदर में ये नहीं पढ़ाया जाता, इसके अंदर में बात हो रही है इस समय के अंदर में। इसी वजह से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, और यही सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा आप लोगों की। जो 30 डेज जो आपका क्रैश कोर्स रहेगा, उसमें इस तरीके के सारे क्वेश्चंस जो आपको ट्रिक करते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है, उसका, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में क्या दिया हुआ है आप लोगों का, उस पर देखिए आप लोग, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, ये बोला गया है मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, इसके ऊपर में क्वेश्चन, यहाँ से ये लाइन नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, वहां से उठाया है। तो टीचिंग परीक्षा आप लोगों को पूरा का पूरा इसी आधार के ऊपर में बता रहा है। ओके चलो, तो रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस लिख दो एक बार लिख दो, सारे के सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, सभी लोग, पहले तो सभी लोग लिखेंगे, जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो लिख देंगे, तीनों पॉइंट्स को लिख देंगे, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए अब आप लोगों का वो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर आप लोगों का एक क्वेश्चन टीम ने बना दिया है। एक लाइक तो यार टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए भी बनता है जो इतनी मेहनत कर रही है,
ठीक है, पीछे से जो है इतने सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर में। सबा मैम है, फैज सर है, ठीक है, सचिन सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, आप आभा मैम है, शीबा मैम है, सॉरी शीबा शीबा मैम। ठीक है, उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ। बाबर का नाम याद रह जाता है मुझे, ठीक है, मुअज्जम याद रह जाता है, इसका नाम भूल। ठीक है, 6 से 14 साल के उम्र के 35% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या फिर स्कूल छोड़ चुके, बताइए यहाँ पर मैं। बताइए, देखिए 35% बच्चे जो है या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या स्कूल छोड़ दिया उन्होंने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टीचिंग परीक्षा जिंदाबाद, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 35% होना चाहिए या कितना होना चाहिए था, आप लोग बता देंगे जल्दी से। 35% होना चाहिए था या 25%? 25% होना चाहिए था यहाँ पर में। 25% कभी स्कूल गए नहीं गए या फिर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो ये वाला आपका गलत है, पहला वाला। कितने लोगों ने ये पॉइंट याद रखा था या अब याद हो गया? इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए शुरू से आखिरी तक, ताकि ये सारी चीजें याद रह सके आप लोगों को। तो 25 के बाद 35 के बजाय 25% होना चाहिए था। तो जहां जहां 1 है उसको काट दो, 1 है काटो काटो काटो। अरे यार आंसर तक पहुंच गए हम तो, कितना इजी क्वेश्चन था ये तो। ऐसे ही होता है एग्जाम के अंदर में भी, जब आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो इतना आसानी से पहुंच जाते हो आप लोग। ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया आपने, तो केवल 10% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। ये भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, आई थिंक ये एक और ऑप्शन जोड़ना चाहिए था यहाँ पर में, क्योंकि केवल और केवल 4% बच्चे जो है फ्रेंड्स वो मदरसों में जाते हैं, 4%। अभी ऑप्शन तक अभी हम लोग और पहुंचने के हैं, मतलब अभी हमें जो है वो एग्जामिनर को भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं, ये वाला सही है आपका। केवल और केवल तीसरा सही है। ओनली 3 कहीं दिया था क्या? चलो कोई बात नहीं, हम ई ऑप्शन जोड़ लेते हैं, ओनली 3। ठीक है, ओनली 3। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये आंसर होगा आप लोगों का। अभी आप लोगों को बताया ना मैंने सच्चर कमेटी की। अच्छा, सच्चर कमेटी कब बनी थी, चलो ये बताओ जल्दी से, एकदम फास्ट, गोली की रफ्तार से। कितने बच्चे आंसर कमेंट में आंसर कर सकते हैं? हर एक बच्चा करेगा यहाँ पर में आंसर। कौन से साल में बना था सच्चर कमेटी? जल्दी से बताएंगे एकदम। अच्छा, यहाँ पर में डी में दिया गया है ओनली 3:2, चलो ओके ठीक है। डी में दिया हुआ है बोल रहे हैं यहाँ पर में, डी में दिया हुआ है ओनली 3:2। 2005 में बना था, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2005 के अंदर में बना था राजेंद्र सच्चर की कमेटी के अंदर में, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की कमेटी के अंदर में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि 25% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए या तो स्कूल छोड़ चुके हैं मुस्लिम के अंदर में 6 से 14 साल में। और इसके अलावा उन्होंने क्या बताया था, मदरसों में कितना परसेंट जाते हैं, आप लोग टाइप करोगे मदरसों में कितना परसेंट जाते हैं एज पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सरकारी स्कूल में कितना जाते हैं और निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कितना जाते हैं, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है तो मैं स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लीज बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, दुआ सिद्दीकी जी आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कानपुर के किस शासक ने स्वयं को पेशवा घोषित किया था? ये क्वेश्चन जो है आपको बता दूं, बीपीएससी टीआरई का जो लीक पेपर हुआ था ना, टीआरई का पीआरटी के अंदर में, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए यहाँ पर। मैं कानपुर के किस शासक ने स्वयं को पेशवा कहा था? नाना साहेब, बाजीराव एक, बाजीराव दो, बहादुर शाह जफर, किसने कहा था खुद को? तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में कानपुर के अंदर में जो है ना, नाना साहेब जो है, नाना साहेब उनको जो है रखा गया था। ये जो पेशवा बाजीराव दो है उनके बेटे थे ये नाना साहेब, उनको कानपुर में रखा गया था। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद को जो है पेशवा घोषित कर दिया, बोला कि मैं पेशवा हूं करके। सब अपने अपने आप को कुछ ना कुछ घोषित कर रहे थे, तो इन्होंने बोला मैं भी कर लेता अपने आप को पेशवा घोषित, और पेशवा घोषित कर लिया और खुद को बहादुर शाह जफर का गवर्नर भी घोषित कर दिया। दो चीजें घोषित की थी उन्होंने अपने आप को, एक पेशवा और महाराष्ट्र का पेशवा, और बाजीराव जो बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे उनका गवर्नर। ठीक है, ये दो चीजें अपने आप को घोषित कर दी थी इन्होंने। तो नाना साहेब जो है, जो कि पेशवा बाजीराव द सेकंड, इनके अडॉप्टेड बेटे थे, गोद लिए हुए बेटे थे। अंग्रेजों ने एक घोषणा कर दी कि जो भी गोद लिया हुआ बच्चा होगा उसको हम वंशज नहीं मानेंगे। आप में से कोई है कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है, मतलब कोई भी हो सकता है, किसी ना किसी ने, आपके मामा जी ने आपको गोद लिया हो, ठीक है, नाना जी ने गोद लिया हो, नहीं नाना जी गोद कैसे लेंगे यार, फिर तो आप अपने खुद के मामा बन जाओगे। नाना जी ने नहीं लिया, आपके आंटी ने गोद ले लिया हो, हाँ यार ये नाना जी ने गोद ले लिया तो खुद का मामा खुद ही बन गया यार, ये बढ़िया रहेगा ना। आंटी ने गोद ले लिया, चाचा जी ने गोद ले लिया आपको, या बड़े पापा ने गोद ले लिया, तो बोला कि जो गोद लिए हुए बच्चे रहेंगे हम उनको क्या करेंगे, हम उनको जो है वो वारिस नहीं मानेंगे। तो इनको हटा दिया गया, वारिस वाली जो उनको सुविधाएं मिलती थी वो सारी की सारी जो है वो उनको दे दी, उनसे छीन ली गई। तो इन्होंने क्या किया, 1857 के अंदर में
खुद को पेशवा घोषित कर दिया और बहादुर शाह जफर का गवर्नर खुद को घोषित कर दिया। तो कहां से लड़ रहे थे ये, कौन सी जगह से लड़ रहे थे ये, कानपुर से। लखनऊ से कौन लड़ रहा था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बिरजिश कादर, नवाब वाजिद अली शाह के बच्चा था ये। एक्चुअल में ये बच्चा था उस समय में 12 साल का, ठीक है। तो उसकी जो अम्मा थी बेगम हजरत महल, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मैं कहा कि आपके नवाब वाजिद अली शाह को जो है वो कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया है, आज से आपके नए नवाब है बिरजिश कादर। वो नहीं क्या, वो कौन थी वो तुम्हारी दादी बाहुबली मूवी के अंदर में, शिवगामी देवी, शिवगामी देवी ने नहीं क्या बोला था कि आज से आपके नए महाराज है अमरेंद्र बाहुबली, तो वैसा उसने गोद में लेकर बोला होगा आज से आपके नए नवाब जो है बिरजिश कादर। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ये चीज कि बिरजिश कादर एक्चुअल में बेटा छोटा बच्चा था, ठीक है, नाबालिग बच्चा था। उसके बिहाफ पे कौन लड़ रहा था, बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से कौन लड़ रहा था, बेगम हजरत महल। लेकिन अगर बिरजिश कादर आ जाए तो भी याद रखना बिरजिश कादर के नाम पर लड़ रही थी, तो बिरजिश कादर भी आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। दोनों आ जाए तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो है फ्रेंड, झांसी से कौन रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। और मांडला नाम की जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहां से लड़ रही थी रानी अवंतीबाई लोधी। ये देखिए बहुत कम लोग इनको जानते हैं, रामगढ़ की जो है फ्रेंड्स रानी थी ये, मांडला नाम की जगह पर लड़ रही थी, ठीक है। 4000 सैनिकों के साथ में लड़ते लड़ते वो मर गई, ठीक है, अपनी जान की आहुति दे दी उन्होंने। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक जगह पे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए आप सभी के सभी, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर की तरफ में जाते हैं तो क्या होता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है बोल रहा है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जिस भी बच्चे ने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे उनको ये याद होगा। देखो फ्रेंड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, प्रेशर, देखो प्रेशर का मतलब क्या होगा, ज्यादा सिंपल भाषा में समझा तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप बच्चे हो, छोटे छोटे मोटे बच्चे हो, मैं तो यही समझ के बैठा हूँ कि आप दो छोटी डाल के लड़कियां बैठी है छोटी छोटी सी, और हाफ पैंट में लड़के बैठे। अब मान लो कि यहाँ पर में हमारा भाई है जिसका नाम है, कोई भी एक रंजीत है, हमारा भाई है यहाँ पर में, ठीक है, रंजीत सिंह उधमपुर। अब उसको लगी जोर के सुसु, तो जोर से सुसु लगी है उसको, तो उसका प्रेशर बढ़ गया है, मतलब ज्यादा जोर से लगी है तो प्रेशर बढ़ गया। लेकिन अगर उसको ज्यादा जोर से सुसु नहीं लगी होंगी तो उसको कम प्रेशर लगा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ में जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ में समुद्र सतह से जितना पास में होते हैं यहाँ पर में ज्यादा हवा होती है, तो यहाँ का प्रेशर भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ में जाते हैं हवा कम होती है, तो हवा कम है तो यहाँ का प्रेशर भी कम रहेगा। अब तो समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा आसान भाषा में और क्या समझाऊं तुमको, ठीक है। तो जो बच्चा है इससे ज्यादा आसान भाषा में तो नहीं समझ सकता, ठीक है। चलिए समझ में आ गया सभी को कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हवा कम होती जाती है तो प्रेशर कम होगा, तो यहाँ डिक्रीज होता जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये गलत था, पहला ही गलत हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में प्रेशर डिक्रीज होता है, चलो ठीक है, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा बोल रहा है, गलत। देखो क्या होता है ना, हमारी पृथ्वी का एक फिनोमिना है, पहले टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऊपर में जाए तक, एक लेवल तक, फिर बाद में पहले टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, फिर जैसे और ऊपर जाओगे उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऊपर जाने के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। पहले वो डिक्रीज होगा मध्य मंडल तक जाए तक, 80 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद में 80 किलोमीटर के ऊपर में जाओगे आप तो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ना तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है बोल सकते हैं हम लोग, ना तो वो सेम रहता है ये बोल सकते हैं हम लोग, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा, ये भी याद रखना। कितने लोगों को ये समझ में आ गया, देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ में जाते हो समुद्र सतह से, ठीक है, जितने ज्यादा ऊंचाई पे जाओगे वायु दाब जो है वो आप लोगों का क्या होता है, कम कम होता जाता है। तापमान की बात करेंगे आप लोग तो तापमान अलग अलग रहता है। पहले तापमान, ठीक है, पहले जो है तापमान आप लोगों का मध्य मंडल तक जाए तक, 80 किलोमीटर जाए तक तापमान जो है वो कम होगा, माइनस में रहेगा। फिर जैसे और ऊपर जाओगे आप यहाँ तक चले गए, ठंडी लगी ठंडी लगी ठंडी लगी, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर में गए फिर बोलोगे आप अरे गर्मी लगी गर्मी लगी गर्मी लगी, ठीक है। तो तापमान में जो चेंज होता है वो वेरिएबल होता है, वेरी करता है। प्रेशर तो डिक्रीज होगा ये तो कंफर्म है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे, हवा कम होगी प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन तापमान में परिवर्तन अलग अलग होता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए मेजोस्फीयर तक, मध्य मंडल तक कम होता है, मध्य मंडल सबसे ठंडी लेयर है आपकी। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भूमि क्षेत्र ब्लैंक जनसंख्या द्वारा निवास करता है। अब देखो ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है,
ठीक है, इसका 90% जनसंख्या जो है वो केवल कितने परसेंट एरिया में रहती है, ये पूछा गया है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पूरे दुनिया की 90% आबादी पृथ्वी के केवल 30% क्षेत्र में रहती है, 30%। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा ऐसा महाद्वीप है, आपको पता है ना फैला हुआ है, तो 30% भूमि के ऊपर में 90% जनसंख्या रहती है। बाकी का 70% क्या पूरी तरह से खाली है, हाँ या ना? कितने लोग मानते हैं कि पूरा जो बचा हुआ ये 30% हो गया ना, 30% अंदर वाला हिस्सा, जो 70% बचा है क्या वो पूरी तरह से खाली है, एकदम पूरा खाली, एकदम नील बड़े सन्नाटा? बताओ, पूरा खाली है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बचे हुए 10% कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। तो विरल है वो, विरल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उसमें घनत्व तो ज्यादा नहीं है, फैला हुआ है। पूरे बाकी 10% जनसंख्या जो है वो बाकी के 70% में फैली हुई है, ये मतलब है इसका। ठीक, अरे भूमि क्षेत्र की बात हो रही है ना, पानी की बात कर ही नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ भूमि क्षेत्र की, जहां जहां पर में जमीन है। पृथ्वी की सतह पर दो तरीके की चीज है, या तो जमीन होंगी या तो समुद्र होगा। ठीक है, जो जमीन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। जमीन जो है, जो जितनी भूमि अवेलेबल है, उस भूमि का 30% के ऊपर में 90% जनसंख्या निवास करती है। और बाकी का जो बचा हुआ 70% भूमि है, जमीन की बात करो, वो समुद्र वाला एरिया छोड़ दो आप उसको अभी का फिलहाल में। जो बचे हुए 10% लोग हैं वो उस 70% भूमि के ऊपर में रहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था। सी वाला एरिया उसको छोड़ दो, वो नहीं, मैंने भूमि क्षेत्र बोला ही है ना, यहाँ पर मैं भू क्षेत्र, भूमि का जो इलाका जहां पर मैं जमीन है उसकी बात हो रही है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आपका। अच्छा, वैसे एक और चीज आपको बताऊं मैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर में है, कौन से वाला महाद्वीप है जहां पर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये भी बताइए आप लोग। सबसे देश नहीं, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। तो सबसे ज्यादा आबादी आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स एशिया में, क्योंकि अकेला भारत और चाइना को मिला दे तो 250 करोड़ से ज्यादा हो जाती है वो पॉपुलेशन, है ना? तो एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए आप सभी के सभी। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? अलवार और नैनार, ये जो है ना, ये परंपरा है, भक्ति परंपरा है। अलवार मतलब होता है आपका, ठीक है, विष्णु भक्त, जो विष्णु भगवान को मानते हैं उनको अलवार कहा जाता है। और जो शिव भगवान को मानते थे संत लोग, उनको नैनार कहा जाता था। अब सर यही सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें से अलवार और नैनार को याद कैसे रखे कि कौन सा किसको मानता था। देखो, मैंने याद किया है नयन से, तो उसे नैना लागे पिया सावरे, नयन। तीसरा नयन किसका था? तीसरी आंख किसकी थी बताओ जल्दी से सभी लोग। तीसरी आंख खोलता था तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मतलब माना जाता है तीसरी आंख खोल दी तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, अदरक लहसन प्याज सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर। बताओ, शिव भगवान है ना। तो शिव जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अगर अपनी तीसरा नेत्र, तीसरा नयन खोल दिया तो वो सब कुछ भ्रष्ट हो जो है नष्ट हो जाएगा। तो नयनार शिव, ऐसा याद रख लो, दूसरा वाला आपको विष्णु जी अपने आप याद हो जाएगा। तो शिव भगवान जो है, वो शिव जी ने अगर अपनी तीसरी आंख खोली तो नयनार, अलवार। नयनार जो है फ्रेंड्स, ठीक है, इनकी संख्या मैं आप लोगों को बता दूं कितनी है, ठीक है। तो ये जो नयनार लोग है, कलर चेंज कर लेते हैं, नयनार लोगों की जो संख्या है वो है 63। 63 संत हुए हैं इतिहास में नयनार लोगों के। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से अलवार लोगों की, जो विष्णु भक्त थे, दक्षिण भारत की बात हो रही है यहाँ पर में, तो उनके जो है 12 संत थे, 12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आप लोगों का, जल्दी बता देंगे आप लोग। अब आप लोग आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में जल्दी से। और कितने बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और सेशन को लाइक भी कर दिया, हाथ ऊपर करके बता देंगे सभी। हाथ ऊपर कर दीजिए, दोनों चीजें अगर आपने कर दी है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है और सेशन को लाइक भी कर दिया है आप सभी ने। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है आंसर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग करते भी रहेंगे, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 12 और 63। तो 12 अलवार संत हुए हैं और 63 नैनार संत हुए हैं। अलवार लोग जो है वो कौन से भगवान को मानते थे और नैनार कौन से भगवान को मानते थे, आप लोग जल्दी से ये बता दीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे की चीजें जो है वो क्वेश्चन के थ्रू याद करवाऊंगा। जल्दी बताइए सभी लोग, अलवार कौन से भगवान को मानते थे, नैनार कौन से भगवान को मानते थे? ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने बताने हैं कमेंट के अंदर में। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए जल्दी से। देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला टाइप का क्वेश्चन।
देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर में आप देखिए बोला गया है कि लद्दाख जो महान हिमालय में स्थित है एक ठंडा रेगिस्तान है। कितने लोग मानते हैं कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है? हाथ ऊपर कर दीजिए, बस इतना मानते हो, ठीक है, कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। बट वो ठंडा रेगिस्तान क्यों है? क्यों है वो ठंडा, क्यों है? देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि 80 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने तक, ठीक है, आपकी ठंडी क्या होती है, तापमान गिरता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है 80 किलोमीटर तक। तो ये तो तीन 3 किलोमीटर से 8 किलोमीटर ही ऊंचाई पर है, 300 मीटर से 800 मीटर, एक 100 1000 मीटर मतलब कितना होता है, 1 किलोमीटर, 3 से 8000 मीटर, ये तो इतने में तो ठंडी बढ़ेगी। 80 किलोमीटर के बाद में तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है, तब तक तो तापमान घटता ही जाता है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे 80 किलोमीटर तक। तो लद्दाख जो है वो ऊंचाई पर है, और आपको पता है कि 80 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने पर तापमान कम ही होगा जितना ऊंचाई पर जाओगे, और ये तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, 3000 से 8000 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये ठंड बढ़ाता है। तो ये ठंडा रेगिस्तान होने का कारण क्या है? क्या इसको वरदान मिला था यहाँ पर में कि ठंडा रेगिस्तान बनेगा? ये नहीं। इसके ठंडा रेगिस्तान होने का कारण जो है वो कथन नंबर 2 में दिया है। आप कितने लोग मानते हैं कि हाँ सही है, कथन जो 2 है वो ए का कारण है? कितने लोग मानते हैं? हाथ ऊपर करिए पहले, ठीक है। चलिए, अलवार जो है वो विष्णु के और नैनार जो है वो शिव के उपासक है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया लोगों ने लिख दिया यहाँ पर में। तो देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख जो है वो आपका ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही बात है। लद्दाख 3000 से 8000 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी सही बात है। ठंडा रेगिस्तान क्यों है? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, 3000 से लेकर 8000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, एंड 2 इज द रीजन फॉर 1। ठंडा रेगिस्तान होने का कारण जो है वो 2 में दिया हुआ है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर एग्जाम में आया ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग सॉल्व। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग करते रहिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई। तो कारगिल में इसकी ऊंचाई 3000 मीटर की हो जाती है, ठीक है, कारगिल के इलाके में। और काराकोरम के इलाके में यह और ज्यादा ऊंचा हो जाता है, 8000 मीटर की ऊंचाई तक हो जाता है। मतलब 3000 से 8000 मीटर की ऊंचाई तक है इसकी ऊंचाई है, और इतना ऊंचाई पर होने के कारण ये ठंडा रेगिस्तान बन गया है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे सभी। और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करने के साथ में टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए 30 डे फ्री क्रैश कोर्स जो है टीचिंग परीक्षा लेकर आ रहा है। क्या क्या चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने अभी बताया है आप लोगों को, ठीक है। जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग अभी एक बार फिर से देख लेना, मैं फिर से बता दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। सक्सेस किट का भी बता दूंगा मैं कैसे आप लोगों को मिलेगी, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। जो बच्चा रेगुलर रहेगा, जो सारी की सारी चीजें सही से करेंगे, उनको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स टोकन करेंसी की, ठीक है, टोकन करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोकन करेंसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी करेंसी जिसकी असली में उतनी कीमत ना हो, बट सरकार या शासन आपको कह रहा है कि उतने रुपए का इसको इस्तेमाल करो। आप लोगों के पास में कितने रुपए का नोट है क्या आप लोगों के आसपास में नोट? ठीक है, कोई नोट 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 का तो चलो बंद हो गया, 2000 रुपए का नोट, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि जो 100 रुपए का अगर आपके पास में नोट है, तो क्या उस कागज के टुकड़े की 100 रुपए की कीमत है? अगर आप उसको सिर्फ कागज का टुकड़ा जाकर दोगे तो 100 रुपए में बिकेगा क्या? नहीं। आपको सरकार ने बोला है कि इसको, इस कागज के टुकड़े को आप 100 रुपए के बराबर का यूज करो, तो आप यूज कर रहे हो। मतलब उसकी खुद की उतनी कीमत नहीं है, बट सरकार के कहने पर आप उसको यूज कर रहे हो, उसको टोकन करेंसी कहा जाता है, ठीक है। ऐसी ही एक टोकन करेंसी जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहले टोकन करेंसी का चलन नहीं था, तो टोकन करेंसी जो है इंट्रोड्यूस की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। टोकन करेंसी जो है वो गोल्ड की बनी हुई होती थी और सिल्वर की। गलत, गोल्ड और सिल्वर की जगह पे, ठीक है, वो कॉपर की और ब्रॉन्ज की बनी हुई होती थी, ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज। कॉपर मतलब होता है तांबा, ठीक है, सोने और चांदी की जगह पे तांबे की बनी हुई तांबा, ठीक है। और आप लोगों का जो है कांसा, उसकी बनी हुई होती थी तांबा और कांसा की। मतलब बोलते थे कि तांबे के सिक्के को सोने के सिक्के के बराबर का यूज करो। अब आप लोगों को आज के समय में जो नोट है उसको यूज करने में कोई दिक्कत होती है आपको? आपके मन में कभी सवाल आया कि भाई सरकार अगर मेरे पैसे लेके भाग गई तो क्या होगा? 100 रुपए का, 100 रुपए की क्या ये कागज का टुकड़ा है? नहीं। आप लोगों को अब सरकार पे विश्वास है, लेकिन नया नया जब इंट्रोड्यूस हुई थी ये व्यवस्था टोकन करेंसी की, तब लोगों को उस पर भरोसा नहीं था। बोलते थे यार कॉपर के और ब्रॉन्ज के सिक्के के बदले में हम गोल्ड के सिक्के के बराबर का सामान कैसे बेच दे? तो ये दिक्कत थी इसमें। और दूसरी चीज, आप लोग बड़े होशियार थे पिछले जन्म में, आप सभी लोग, आप ही की बात कर रहा हूं, आप लोग बड़े होशियार थे। आप क्या करते थे? घर में ही तांबे के सिक्के छापना चालू कर दिया आप लोगों ने। टीचिंग परीक्षा का कोर्स लेना है, बोले तांबे के सिक्के छापो और सोने के सिक्के के बराबर का कोर्स ले लेंगे अपन, ठीक है।
आप लोग जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे थे पिछले जन्म में, कांसे का भी। तो फेक करेंसी बहुत ज्यादा आ गई थी, फेक करेंसी। फेक करेंसी दो चीजें थी इसके अंदर में, एक तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इसको, और दूसरी फेक करेंसी आ गई थी। तो ये सिस्टम को वापस लेना पड़ा था। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है दूसरा वाला? क्योंकि कॉपर और ब्रॉन्ज के, चांदी और चांदी के और सोने के सिक्के नहीं चलाए थे टोकन करेंसी के रूप में, कॉपर और ब्रॉन्ज, तांबा और कांसे के सिक्के चलाए थे। तो इसमें केवल एक सही है आप लोगों का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को टोकन करेंसी के शुरुआत करने के रूप में जाना जाता है। चांदी की कमी थी तो उसने बोला कि तांबे के सिक्के और कांसे के सिक्के चलाएंगे, लेकिन उसका मूल्य चांदी और सोने के सिक्के के समान रखा उसने। लोग बोले भाई ये क्या बात हो गई, ये क्या भसड़ मचा रखी है। ठीक है, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये वापस लेना पड़ा था। तो टोकन करेंसी वाली सिस्टम वापस हुआ था कि नहीं हुआ था, जल्दी बताइए। ये आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आएगा कि टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस की थी। दूसरे इसमें बोला जाएगा कि फेक करेंसी यूज होने की वजह से इसको वापस करना पड़ा था। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, ट्रस्ट इशू था लोगों का, जैसे आप लोगों को होता है ना ट्रस्ट इशू लड़कियों को, कि मेरा पता नहीं ये अपने दोस्त से बात कर रही है बोल रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं यार किससे बात कर रही है, मम्मी से बात कर रही है बोल रही है, सहेली से, बहन का फोन आया लेकिन फोन भी नहीं दिखा रही। तो ट्रस्ट इशू, वैसे ही इन लोगों को भी ट्रस्ट इशू था इसके ऊपर में। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? 800 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, 600 लाइक, ये तो बहुत बुरी बात है। सही बात है प्रियंका जी, बहुत बुरी बात है। जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। आप लोगों के लिए स्पेशली, आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो है फ्रेंड्स, हम लोग पूरा एक कोर्स लेकर आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। और जो बच्चा 140 प्लस स्कोर करेगा उसको लैपटॉप भी दे रहे हैं, 135 स्कोर कर रहा है उसको हम लोग स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, आप लोग करिए, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करें हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, इल्बर्ट बिल जो है उसको वापस लेने का विरोध क्यों किया गया? पहली बात तो आपको इल्बर्ट बिल समझना पड़ेगा। इल्बर्ट बिल क्या है, समझो इस बात को। ठीक है, इल्बर्ट बिल क्या है? ये है एक भारतीय जज, और ये है एक यूरोपियन जज। यूरोपियन जज गोरा था लेकिन शर्मा शर्मा के गुलाबी हो गया, समझ लो। अब क्या था इनके बीच में कि अगर ये जो इंडियन जज है वो इंडियन लोगों के ऊपर में मुकदमा तो चला सकता है, लेकिन यूरोपियन लोगों के ऊपर में मुकदमा नहीं चला सकता। यूरोपियन जज जो है वो इंडियन लोगों पे मुकदमा चला सकता है और यूरोपियन लोगों पे भी। तो क्या ये भेदभाव है या नहीं? आप लोग बताओ, क्या ये भेदभाव है कि नहीं भाइयों बहनों? ठीक है, अपने अपने बताओ जल्दी से, ये भेदभाव है कि नहीं? है ना, ये रेशियल एटीट्यूड है कि भाई हम काले हैं तो क्या हुआ, बट हमारे अंदर में भी तो अकल है, हम भी तो यूरोपियन लोगों पे चला सकते थे। तो रेशियल एटीट्यूड दिख रहा था ब्रिटिशर्स का हमारे को, कि हम लोग को ये था। अब इल्बर्ट बिल हमारे लिए अच्छा था। इल्बर्ट बिल क्या बोल रहा था? इल्बर्ट बिल जो है वो इसमें इक्वेलिटी लाने की कोशिश कर रहा था, मतलब भारतीय लोगों को यूरोपियन लोगों के ऊपर में मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था इल्बर्ट बिल में, वो अच्छा था हमारे लिए। बट ये सफेद मुंहे लोगों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है, जलन घोर है ये लोग, जलता है ये मजनू हम लोगों से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इल्बर्ट बिल को वापस लेने का दबाव बनाया लॉर्ड रिपन के ऊपर में, जो उस समय के भारत के वायसराय थे, लॉर्ड रिपन पे। वो रिपन अच्छा इंसान था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था ये इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि मेरा दिल भारत के लिए धड़कता है ज्यादा, कोई ना कोई मिली होंगी पक्का इसको यहाँ पर, मैं भारत के अंदर में, तभी इसका दिल ज्यादा धड़क रहा, नहीं तो अपने घर को छोड़ के अपने देश से ज्यादा धड़क रहा, भारत के लिए बोल रहे हैं। ससुराल के लिए ज्यादा धड़क होता ही है, लड़कों लड़कों का ऐसी है। ठीक है, शादी से पहले तक अपने घर की तरफ में रहते, फिर बाद में ससुराल के हो जाते। ये भी ऐसा ही था लड़का, पता नहीं अब क्या है, वो ऊपर जाऊंगा तो पूछूंगा उससे क्या था। तो लेकिन इसने एक बार कहा था, क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम के अंदर में, कि किसने कहा था कि मेरा दिल अपने देश ब्रिटेन से ज्यादा भारत के लिए धड़कता है, तो उसका आंसर था लॉर्ड रिपन, ऐसा कहा था उसने। ठीक है, याद रख लेना आप लोग, एग्जाम में काम आएगा। उसने लाया था, तो इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। मतलब वो देखिए, अंग्रेज लोगों की जो बाकी के अंग्रेज थे उनका रेशियल एटीट्यूड दिखा कि हम लोगों को अधिकार मिल रहा था, वो मिलने नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, तो क्या था, इल्बर्ट बिल वापस लेने का विरोध किया हमने। इल्बर्ट बिल को जो वापस ले लिया था हमने, विरोध किया, भाई क्यों वापस ले लिया यार, इतनी अच्छी चीज तो दी थी। मान लो कि तुम्हारे ससुर जी ने, ठीक है, तुमको लड़की के लिए पहले हाँ बोल दिया, तुमको लड़की पसंद भी आ गई, अब वो बोलते नहीं, हम नहीं, हम मना कर रहे करके, तुमको बुरा लगेगा ना, भाई क्यों क्यों मना कर दिया यार, इतना अच्छा तो था सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनका रेशियल एटीट्यूड दिखता है, उन्होंने बोल दिया लड़का काला है करके, इसलिए नहीं दे रहे हम हमारी लड़की को। ठीक है, तो कितना बुरा लगेगा। ठीक है जी,
तो इनका रेशियल एटीट्यूड हमको दिखा कि हम काले लोग थे, हम इंडियन लोग थे, इसी वजह से हमारे इन लोगों ने जो है वो वापस ले लिया था, इसलिए हमने इसका विरोध किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1883 के अंदर में आया था, ये याद रखना है। किसने विरोध किया था इसका? अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था कि भाई, अंग्रेजों ने विरोध किया था, इस वजह से इल्बर्ट बिल वापस ले लिया। जब उन्होंने वापस ले लिया तो हमने उनके वापस लेने का विरोध किया कि भाई तुमने वापस क्यों ले लिया करके। ठीक है, फॉर्म की जो लिंक है फ्रेंड्स वो नीचे में डाल दी गई है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर में। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। डरबन दक्षिण अफ्रीका की 1895 में नटाल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक की पहचान करें। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मैं ना बात जो है वो घुमा फिरा के की गई है। नेटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर, डरबन जो प्रांत है उसके अंदर में किसने की थी? तो डरबन प्रांत के अंदर में, ठीक है, किसने की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी ने की थी। तो नटाल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से, अब आप लोगों के लिए फ्रेंड्स बहुत कम समय में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज, एक इंपॉर्टेंट घोषणा करने वाला हूँ, तो सभी बच्चे तैयार रहिए। ठीक है, सभी के सभी बच्चे तैयार रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट घोषणा है आप लोगों के लिए। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी साउथ अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा, कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, अब देखो ये हमारी दुनिया है गोल गोल रानी, ये हमारा भारत है, और उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र मतलब ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उड़ते 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 भारत आता है। ठीक है, तो कौन है वो? ठीक है, इतना छुटकू सा होता है वो, बहुत छोटू सा। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया फ्रेंड। देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता है कि जो बर्ड जो है माइग्रेट होकर प्रवास करके भारत के अंदर में आती है। तो ये है हमारी छुटकी। ठीक है, छोटू सी है एकदम। ठीक है, एकदम छोटू सी। कितने ग्राम की है पता है आप लोगों को? केवल 15 ग्राम की। और सबसे छोटी प्रवासी पक्षी है ये, इतनू सी। और उड़ते 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 कितने दूर आ जाती है? वो भारत तक आ जाती है। इसका नाम है लिटिल स्टिंट। ठीक है, इसका नाम क्या है? लिटिल स्टिंट। ये बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे हैं जो आप लोग यहाँ देख रहे हो, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवीएस के 2023 के जितने भी पेपर्स हुए थे, वो सभी के सभी पेपर्स, ऑनलाइन पेपर्स, टीचिंग परीक्षा आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला है। आप लोगों के लिए उसके अंदर में एक्सपर्ट बेस्ट जो सॉल्यूशन है उसका, वो आप लोगों को देने वाला है, ताकि आपकी आने वाली जो एग्जाम्स है, ठीक है, उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो जितने भी बच्चे केवीएस देने वाले हैं ना, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े रहिए। टीचिंग परीक्षा का जो केवीएस का बैच है उसके अंदर में हम लोग उसमें कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा एक बड़े लेवल के ऊपर में अपग्रेड करने वाले, ताकि पूरा का पूरा सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा से हो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है कि केवल 15 ग्राम का होता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हमारी छुटकी है लिटिल स्टिंट, ये सबसे छोटी प्रवासी पक्षी है, उसका वजन कितना होता है और कितना किलोमीटर का रास्ता तय करके आती है? ठीक है, कितना किलोमीटर का रास्ता तय करके आती है? 8,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके आती है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 8,000 किलोमीटर का रास्ता। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, इन विच सिटी कॉटन वाज मोस्ट प्रोबेबली ग्रोन? एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कॉटन जो है मोस्ट प्रोबेबली कहां पर में उगाया जाता होगा सबसे पहले? कपास उगाने के सबूत कहां मिलते हैं आपको? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे कपास उगाने के सबसे पहले सबूत आप लोगों को मिलते हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है, भारत में है या पाकिस्तान में? आप लोग बताइए जल्दी से। एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था मेहरगढ़ मतलब निम्नलिखित में से कौन सी वाली जगह जो है वो पाकिस्तान के अंदर में, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन बनता है एनवीएस वगैरह के एग्जाम के अंदर में। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि मेहरगढ़ की जब बात होगी आप लोगों की, तो मेहरगढ़ आज का पाकिस्तान जो है उसका बलूचिस्तान प्रांत है। जैसे इंडिया में बहुत सारे राज्य है ना, वैसे ही बलूचिस्तान करके एक प्रांत है। ठीक है, बलूचिस्तान करके एक प्रांत है पाकिस्तान के अंदर में, वहां का एक शहर है मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर में कितने साल पहले कपास उगाने के सबूत मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये ईयर पूछ लिया जाएगा, कितने साल पहले, जल्दी बताइए।
और एक बार सेशन को दबा के लाइक कर दो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जो स्पेशल चीज आ रही है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 7,000 साल पहले, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, निम्नलिखित में से किस फसल को वृद्धि के लिए 210 दिन पाला रहित और तेज धूप की आवश्यकता होती है? 210 दिन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड थोड़े दिन पहले आप लोगों का AWES की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर में भी आया था। ठीक है, ऑनलाइन शिफ्ट जो हुई थी उसके अंदर में। तो बताइए यहाँ पर में कि 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री मतलब कोहरा रहित, पाला रहित मतलब कोहरा, कोई वो नहीं चाहिए उसमें, पानी उनी कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम शांत धूप। ठीक है, ब्राइट सनशाइन चाहिए। ठीक है, सनशाइन सनशाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? कॉटन। ठीक है, ऐसा याद रखो कि पाला रहित क्यों चाहिए, नहीं तो भीग जाएगा ना बेचारा, इस वजह से। वैसे कारण कुछ और है कि उसकी वृद्धि नहीं हो पाती, लेकिन कॉटन भीग जाएगा, इस तरीके से ऐसा याद कर लो उसको आप लोग। ठीक है, तो पाला रहित मतलब कि 210 दिन कोहरा वगैरह कुछ नहीं होना, ब्राइट सनशाइन चाहिए उसको उगने के लिए, 210 दिन के लिए छोड़ दो उसको। ठीक है, AWES का TGT सोशियोलॉजी का क्वेश्चन करा दीजिएगा प्लीज। चंद्रिका चौहान जी, बिल्कुल, अगर सोशियोलॉजी का आप चाहते हो करवाना, आप जो है मैं आपको बता दूं कि आप जो है जो help@teachingparisha.com जो है उसके ऊपर में, या care@teachingparisha.com, इन दोनों में से कहीं पे भी भेज सकते हो, या नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में व्हाट्सएप भी कर दूंगी, तो टीम मुझ तक पहुंचा देंगी, मैं जरूर आपको करवा दूंगा वो वाला पेपर भी। ठीक है, चल नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनसीईआरटी आधारित। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे आप लोग 30 डे फ्री क्रैश कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, 30 डे फ्री क्रैश कोर्स में। अभी थोड़ी देर के अंदर में बताऊंगा मैं आपको। मॉडर्न हिस्ट्री भी रेनू करवा ही रहे, अभी मॉडर्न हिस्ट्री का भी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन लिया था मैंने। हिल्बर्ट व्हील वाला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही था, और पूरा का पूरा जो 30 डे क्रैश कोर्स रहेगा उसमें पूरा का पूरा फुल सिलेबस ही कंप्लीट होगा आपका। SST 60 नंबर का आता है पूरा, शबाना शाहीन जी। गुड़िया शर्मा जी, आप जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हो। पेडागोजी भी पूरा होगा सोना। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स लाल किले की, ठीक है, लाल किला, ठीक है, लाल किला, और एक है आप लोगों का ताजमहल। ठीक है, ताजमहल, पता नहीं अब मेरा ताजमहल ऐसे ही बनेगा समझ लो। ठीक है, अब कोई जो भी मुमताज अगर देख रही होंगी कहीं तो समझ जाना भाई मेरा ताजमहल तो ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, अब तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं तुम्हारी की ताज जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट, ठीक है, और ताजमहल। ओके, तो रेड फोर्ट जो है वो लाल कलर का है, इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, देखो चले गए दोनों के दोनों कोई बात नहीं। ठीक है, तो रेड फोर्ट जो लाल किला है आप लोगों का, उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। लाल बलुआ पत्थर जो है ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, वो लाल रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन स्टोन, ये क्या है आप लोगों का? ये एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, या जिसको अवसादी चट्टान बोला जाता है, ये अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, वही अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पर मैं आप लोगों के ताजमहल की, ठीक है, आपका ताजमहल। ओके, जो ताजमहल है ये बना है आप लोगों का किस चीज से? मार्बल से, है ना, मार्बल से बना है। मार्बल, या फिर आप लोग जिसको बेसिकली संगमरमर बोलते हो, तो वो जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, वो बना है, ये मार्बल जो है ये किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक, 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 जिसको हिंदी में कायांतरित चट्टान बोला जाता है, कायांतरित, कायांतरित चट्टान बोला जाता है। तो मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान जो है उससे बना है। अब आप लोग बताइए कि आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा अपने मन से जल्दी से। देखो, आप जब खुद से एक्टिविटी करते हो ना आप लोगों को चीजें याद रहती है। कितने लोग मानते हैं कि जब खुद से एक्टिविटी करते हैं तो याद रहती है चीजें? हाथ भी ऊपर कर देंगे, जल्दी से बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं लाल किले की, तो लाल किला रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ताजमहल मार्बल से बना है, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। तो आप लोगों का जो है वो पहला ही वाला सही हो जाता है। लाल किला मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, गलत। ठीक है, बोथ जो है वो मेटामॉर्फिक है, गलत। बोथ सेडिमेंट्री रॉक है, गलत। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कितने लोगों ने आंसर किया है ए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बता देंगे मुझे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है आप लोगों का, इसी तरीके से आप लोगों ने ध्यान देना है। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर में। ओके, अब मैं फ्रेंड्स आप लोगों को जो है वो जल्दी से बता देता हूँ कि आप लोगों का, ठीक है, इसके अंदर में जो है हार्ड रॉक्स जो थे वो रोड बिल्डिंग और ये सारी चीजों में बनाने में इस्तेमाल होता था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है रेड फोर्ट, लाल
बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, ताजमहल मेटामॉर्फिक का। ये पेड क्लास की पीपीटी है जो मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ। और आप देखिए क्या उसी से क्वेश्चन नहीं बना है, ये मेरी जो पेड क्लास है, ठीक है, जो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ पेड क्लास के अंदर में, उससे बना हुआ क्वेश्चन है ये। मैंने एनसीईआरटी से उसका जिस्ट निकाला था और उसको इस तरीके से अरेंज किया था मैंने। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल सफेद संगमरमर से, और उसमें मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान इसको कहते हैं, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक को कायांतरित चट्टान कहते हैं, कायांतरित चट्टान। इस तरीके से मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो बच्चों को याद था, बच्चों ने आंसर किया हुआ है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको 30 डेज में पूरा का पूरा फुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है फ्रेंड्स मिलेगी। ध्यान से समझिए आप सभी के सभी लोग, जस्ट अ सेकंड। आप लोगों को मैं फिर से पूरा बता देता हूँ क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहाँ पर में आप लोगों के लिए लाई है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि टीचिंग परीक्षा 30 डेज का फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब के ऊपर में। कैसे मिलेगा आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। कंप्लीट सिलेबस होगा, आपको ऐप पर पीडीएफ भी मिलेंगी, जो लोग एनरोल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है, और उस पर क्विज भी मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे। प्लस 15 दिन होने के बाद में 16वें दिन आप लोगों की एक टेस्ट होंगी, ठीक है, एक टेस्ट होंगी मिड टर्म टेस्ट, उसके अंदर में भी प्राइज मिलेगा। तो जो बच्चे पूरा देखेगा, पूरा अच्छे से 15 दिन तक देखेगा, पूरी टेस्ट देगा अच्छे से टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में, रोज डेली सब कुछ करेगा। 8 तारीख से स्टार्ट होने वाली है ये, ठीक है। उसके बाद में जब 30 दिन हो जाएंगे तो 31वें दिन, 32, 33, 34 और 35वें दिन आप लोगों की मॉक टेस्ट होंगी, और उसका लाइव वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और ये उन बच्चों को मिलेगा जो पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, पूरा पूरा अच्छे से देखेंगे, पूरी एक्टिविटी अच्छे से करेंगे, ठीक है, जिनका चैनल सब्सक्राइब होगा, लाइक करते रहेंगे, वो उन सभी लोगों को ये चीज मिलेगी। अगर आपने ये सारी चीजें की हुई है अच्छे से, और आपका 140 प्लस आता है, जो कि हम पूरी की पूरी जान लगाएंगे उसमें आपको लाने के लिए, आप हर एक बच्चे को, चाहे आप सारे के सारे लेकर आ जाइए, आप लोग सभी बच्चों को एक लैपटॉप जो है गिफ्ट में मिलेगा। जो बच्चे 140 प्लस लेकर आएंगे, और 135 प्लस जो भी लेकर आएंगे उसको गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सम्मान के साथ में, ठीक है, उनको दिया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें ये आप लोगों का स्टार्ट होगा फ्रेंड्स 8 तारीख से, 8 से। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कैसे ज्वाइन करना है आप लोगों ने, कैसे आप लोग एनरोल करेंगे, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ध्यान से समझिए आप सभी लोग, ठीक है। मैं आपको टीचिंग परीक्षा के जो है चैनल पे लेकर चलता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। ये टीचिंग परीक्षा के हम लोग यूट्यूब चैनल पे आ गए, यहाँ पर आप लोग ये सेशन देख रहे हो, ठीक है। इसके नीचे में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सीटेट दिसंबर 2024 क्रैश कोर्स लिंक। इस फॉर्म को आपने क्या करना है, फिल कर देना है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी जो है वो पहले से वो फिल किया हुआ है, 1 लाइन वाला जो क्वेश्चन था, उनको वापस से भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेना। 2 बार भर भी दिए तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फ्री है, क्योंकि जो लोगों ने पहले भर दिया था उनको भरने की जरूरत नहीं है, इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये आप लोग जो है इसको फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है। और आप लोग जो है उसके अंदर में एक पीछे से एक कॉस्ट भरनी होती है, वो पैसे हम भरेंगे आपके, क्योंकि इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस बहुत सारे होते हैं, वो टीचिंग परीक्षा भरने वाला है आपका, मतलब आपके बिहाफ पे पैसे हम लोग भरेंगे उसके, ठीक है, क्योंकि 30 डेज तक पूरा चलाना है, 35 डेज तक चलाना है कोर्स के साथ में सब कुछ आपका पूरा, उसमें प्लेटफॉर्म की फीस लगती है, हर चीज लगता है, वो सारा पैसा टीचिंग परीक्षा आप लोगों के बिहाफ पे भरेगा, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो कैसे करोगे आप लोग, लिंक कहाँ मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एक बार लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप ये वीडियो है देख रहे हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको सीटेट दिसंबर 2024 कोर्स फी, ठीक है, ये क्रैश कोर्स लिंक है, इस पे जाके आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ASAP टीचिंग परीक्षा की टीम आपको बैकएंड से उसमें ऐड कर देंगी, क्योंकि हमें पैसे भरना होता है उसके अंदर में। हम लोग फिर देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चे 100 बच्चे होगी लॉट जमा होता जाता है, तो हम लोग उसके अंदर में ऐड करते जाते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी ऐड कर दिया जाएगा, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको टीचिंग परीक्षा का ये इनिशिएटिव और ये आप लोगों को गिफ्ट पसंद आ रहा है, तो इस हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं, अपने आप से दिल से बात करिए। क्या आप लोग इस वीडियो को एक एक जगह पे शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा कम से कम एक एक जगह पे, ठीक है। ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा रहेंगी इसके लिए। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत हम लोग कर पाएंगे। हर एक बच्चा सेशन को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस वीडियो को जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर दे। ये बस आप लोगों से चाहिए मुझे, ठीक है जी। उसके अंदर में प्रैक्टिस क्वेश्चन एक ऐड भी कर दिया गया है, जैसे मुझे बता रहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आज वाली क्लास का भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, आपको लिंक यहाँ पर में नहीं डाली जाएंगी, वहीं पे मिल जाएगा आपको उसी कोर्स के अंदर में। तो आज की क्लास की पीडीएफ भी और आज की क्लास की वो भी मिल जाएंगी आपको। तो सभी लोग जो है उसको जरूर भर दीजिए, और टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना आप लोग गूगल प्ले स्टोर से। जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, वो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले। सर नहीं दिख रहा है, साक्षी दिवाकर जी, आप जो है एक बार जो है, अगर लिंक नहीं दिख रहा है आपको नीचे में, तो एक बार वीडियो को बंद करके फिर से स्टार्ट करिए,
ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी डाल देंगे हम, ये जैसे वीडियो खत्म होगा उसके पिन कमेंट में भी डाल देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। और जितने ज्यादा लोग जो है फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज्यादा हम लोग और ज्यादा चीजें इसके अंदर में ऐड करते जाएंगे आप लोगों के लिए। तो हर एक बच्चा जो है प्लीज जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग, ओके, ठीक है। प्रियंका वर्षने जी का एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया है यहाँ पर में, ठीक है जी। उस शिक्षक को दिल से धन्यवाद जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, दिल से आपकी फैन हूँ सर जी, ग्रेट हो। थैंक यू वेरी मच प्रियंका जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आपने जो आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था सभी लोगों से, आप सब अपने हो, एक एक जगह पे हर एक बच्चा कम से कम एक एक जगह पे शेयर कर देगा इस वीडियो को, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, अभी से बना के रखिए आप लोग रिदम, ताकि आप लोगों को सारी चीजें मिलती रहे, ओके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की पीडीएफ, आज की टेस्ट वहां डाल दी गई है अभी, और आज की पीडीएफ भी डाल दी जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।